नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में फिर हम केंद्रीय वित्त आयोग को भी देखेंगे। देखिए, आपका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में दो टॉपिक, ये जो राज्य वित्त आयोग है और केंद्र वित्त आयोग है, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसमें 1-2 प्रश्न आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी देखने को मिलेगा, जो अभी करंट डेटा चल रहा है। जैसे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, या फिर जो 5वां राज्य वित्त आयोग उत्तर प्रदेश का जो 5वां राज्य वित्त आयोग लागू हुआ है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें फैक्ट बेस है, वहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से केंद्रीय वित्त आयोग को भी आपको देखना है, जो करंट डेटाज हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 से 2 वीडियोज़ में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप को पढ़ेंगे और इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो 5वां राज्य वित्त आयोग है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने जहाँ से भी पढ़ा है, थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल करते हुए इन टॉपिक्स को, जो मैं यहाँ पे तथ्य दे रहा हूँ, उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलें। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नई जानकारी देखने को अवश्य मिलेगी। देखिए, राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप को पढ़ते हैं। ये अध्याय 5 में है। अब ये कहाँ पे कौन से बुक में अध्याय 5 में है, तो आप ये जान के चलिए कि जो 1947 का अधिनियम है, अधिनियम 1947, उसके चैप्टर 5 में धारा 32 का में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो यहीं से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलता है कि राज्य वित्त आयोग किस अध्याय में है, तो अध्याय 5 में है। और अध्याय 5 में किस धारा के अंतर्गत है, तो ये धारा 32 का के अंतर्गत है। ध्यान रखिएगा कि धारा 32 अलग है और 32 का अलग है। धारा 32 की अगर बात करता है तो वो गांव निधि के बारे में होता है, ठीक है, और 32 का क्या है, राज्य वित्त आयोग है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते चलें, अंतर स्पष्ट करते हुए चलें। ठीक है, अब 32 का में क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 32 का में लिखा हुआ है कि राज्यपाल यथाशीघ्र 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उसके 1 वर्ष के भीतर सभी राज्य, ठीक है, उसके 1 वर्ष के भीतर सभी राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं कि सभी राज्य 1 वर्ष के भीतर ही राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिए हों, वो अलग बात है, सभी का अलग अलग वर्ष है। हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश ने 1994 में ही राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया था, ये भी आप लोग याद करेंगे। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में हो गया था। 73वां संविधान संशोधन लागू होने के 1 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन हो गया था। ठीक है, ओके। अब राज्य वित्त आयोग का काम क्या है, इसको देख लो। राज्य वित्त आयोग राज्य द्वारा, ठीक है, संग्रहित कर, यानी कि इकट्ठा किए गए टोटल कर, शुल्क, टोल और फीस की शुद्ध आय का वितरण ग्राम पंचायतों के बीच करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो राज्य वित्त आयोग का प्रमुख काम ये है कि जितने भी शुल्क, टोल, फीस, कर उत्तर प्रदेश में संग्रहित किए गए हैं, उनको ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों में वितरित करना है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, पढ़ना है। राज्य वित्त आयोग का काम क्या है कि संग्रहित करों को ग्राम पंचायतों के बीच में वितरित करना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को सहायता अनुदान देना, इसके बाद में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय उठाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे चीज़ों को याद करते चलेंगे। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, क्या क्या काम है या फिर कौन सा काम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद करते चलेंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि 1947 का जो अधिनियम है, इसमें ये लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य वित्त आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग में कितने सदस्य शामिल होंगे, अगर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछता है तो अन्य 2 सदस्य शामिल होंगे और इसमें एक अध्यक्ष होंगे। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कई जगह पे कई तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जो 1947 का ऑफिशियल डेटा है, उसमें एक अध्यक्ष और अन्य 2 सदस्यों की बात की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि राज्य वित्त आयोग से डायरेक्ट पूछे जाएंगे और ये अध्याय 5 में धारा 32 का में वर्णित हैं। तो ये पॉइंट्स 32 का में वर्णित हैं। अब हम आगे आते हैं, डिटेल में कुछ और फैक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। कहने का मतलब ये है कि जो
संविधान है, संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र वित्त आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 280, इसमें केंद्र वित्त आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, और इसी तर्ज पर 1993 से, कौन चिल्ला रहा है बाहर, बकरी, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बात हम कर रहे थे कि संविधान में 280 अनुच्छेद में केंद्र वित्त आयोग की चर्चा की गई है। इसी तरह से राज्य में अनुच्छेद 243 आई का जो इसी तरह से राज्य में राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए अनुच्छेद 243 आई बताता है। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग की बात करता है और संविधान का अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग की बात करता है। बस इतना आपको समझना है। ठीक है, अब राज्य वित्त आयोग पंचायतों के विशेष मूल्यांकन के लिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और इसके लिए निम्न रूपों में सिफारिश करना होता है। फिर से एक बार इसके काम को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल और फीस की विशुद्ध आय का पंचायतों तथा राज्य के बीच आवंटन करना, जिसे दोनों के मध्य विभाजित किया जा सकता है और पंचायत के विभिन्न स्तरों पर खर्च या आवंटित किया जा सकता है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, देखिए अब राज्य जितना भी कलेक्शन करेगा पूरे स्टेट में, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें उठा के हम पंचायतों को ही दे देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं और एक अनुपातिक रूप में जो राशि होती है उसको पंचायतों के बीच में बांटते हैं। ऐसा नहीं कि जितना भी स्टेट गवर्नमेंट से कर निकला उठा के हमने पंचायतों को दे दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में राज्य और पंचायतों के बीच में बांटा जाता है। अब राज्य अन्य पैसों का कुछ भी उपयोग कर सकता है, बाकी जो पंचायतें हैं वो अपने अपने अनुसार अपने पंचायतों को सुधार के लिए उसमें काम करेंगी। ठीक है, पंचायतों को कितने कर, शुल्क, टोल और फीस सौंपी जा सकती है, इसका निर्धारण करना, पंचायतों को अनुदान देना, वित्तीय मुद्दों के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच मध्यस्थ रूप में काम करना। ये भी आपको याद रखना है कि वित्तीय मुद्दों के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच मध्यस्थ रूप में काम भी करता है। और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग करवाना, ये भी इसी का काम है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार से भी जो पैसा आता है वो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से ही पंचायतों को जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये समझते हुए चलना है। ओके, अब देखते हैं कि पांचवा जो राज्य वित्त आयोग है उत्तर प्रदेश का, इसमें क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए पांचवें राज्य वित्त आयोग के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक इस बजट का इस्तेमाल 10% क्षेत्रफल और 90% जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह 10% क्षेत्रफल और 90% जनसंख्या क्या डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के बेस पे है? नहीं, ये जो 10% क्षेत्रफल और 90% जनसंख्या लिखा गया है ये जिलेवार होते हैं। ठीक है, जिलेवार की बात होती है यहाँ पे। मतलब जैसे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में 10% क्षेत्रफल और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के 90% जनसंख्या, मतलब जो 90% उसका आय होगा वो जनसंख्या पे जाएगा और 10% उसके क्षेत्रफल पर जाएगा, जिलेवार होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। तो ये भी आप याद रखेंगे कि अपर मुख्य सचिव कौन है पंचायती राज विभाग के, तो मनोज कुमार सिंह हैं। इन्होंने गाइडलाइन जारी करके बताया कि राज्य वित्त आयोग के बजट से मिली राशि के खाते का संचालन कौन कौन करेगा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यानी कि जो खाते होते हैं, जैसे जिला खाता होता है, गांव निधि होता है, इसके बाद में क्षेत्र निधि होता है, तो इस खातों का संचालन कौन कौन करेगा इसको देख लेते हैं। तो जिला पंचायत का जो खाता होता है इसका संचालन या इस्तेमाल अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर पंचायती राज निदेशक की देखरेख में होगा। ठीक है, तो ये आप याद करते चलेंगे। इसके बाद में ग्राम पंचायत के खाते की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान और सहायक विकास अधिकारी पंचायत की खाते की निगरानी करेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम क्षेत्र पंचायत की बात करते हैं तो क्षेत्र पंचायत के खाते का संचालन खंड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख व मुख्य विकास अधिकारी की देखरेख में होगा। तो ये बात हो गई क्षेत्र पंचायत के खाते की। ठीक है, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पांचवें राज्य वित्त आयोग के कुल बजट का 15% हिस्सा जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को जाएगा। ठीक है, मानते हैं 100 रुपया आ रहा है तो 100 रुपये में ये 15% हिस्सा इसका जो है जिला पंचायत को जाएगा, 15% इसका हिस्सा जो है क्षेत्र पंचायत को जाएगा और 70% हिस्सा इसका ग्राम पंचायत को जाएगा। यानी कि जो बजट है वो ग्राम पंचायतों के लिए ज़्यादा एलोकेट किया जाता है। ठीक है,
क्योंकि ऑलरेडी जो क्षेत्र पंचायत हैं और जिला पंचायत है, यहाँ पे कुछ ना कुछ विकास की संभावना हो चुकी होती है। ग्राम पंचायतों में विकास की संभावनाएं बहुत होती है, इसलिए इनको विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत में बजट ज़्यादा आता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1994 में किया गया था। याद रखेंगे सभी लोग। भारत में सभी राज्यों के लिए नियमित रूप से 5 वर्षों के नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है। राज्य वित्त आयोग के कार्य केंद्रीय वित्त आयोग के समान होते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है और राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात किया जाता है। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन राज्यपाल की घोषणा के आधार पर किया जाता है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों के पदभार ग्रहण करने के बाद में ये अस्तित्व में आता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, जहां तक वित्त आयोग की संरचना का सवाल है, इसमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य शामिल होते हैं। कुछ राज्यों में उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं। ठीक है, 2 सदस्य हैं। अन्य राज्यों में अलग अलग हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, विधानसभा जो होती है उसके अनुसार चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। अगर हम अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता की बात करते हैं तो कुछ राज्यों ने स्पष्ट रूप से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता शर्तों को निर्दिष्ट किया है, जबकि कुछ राज्यों में ऐसा विनिर्देश नहीं है। और योग्यता की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों में अनुभव होना आवश्यक है। वित्तीय और आर्थिक मामलों में पंचायत से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वित्तीय मामले और जो आर्थिक मामले हैं और खासकर पंचायत से संबंधित, इनको इसका विशेष ज्ञान होना चाहिए। वित्तीय और आर्थिक मामलों में नगर पालिकाओं से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव हो। वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव तथा अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। तो ये कुछ योग्यताएं हैं जो कि इनके अध्यक्ष और सदस्यों में होनी चाहिए। अगर हम अयोग्यता की बात करें तो जैसा कि आपने पढ़ा है, कई जगह पे अस्वस्थ मन है, दिवालियापन है। ठीक है, नैतिक अधमता उन पर सिद्ध हो चुका है, या फिर ऐसा कोई काम जो कि संस्था के हित में ना हो और उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ऐसे केस में भी वो अयोग्य हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं, प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्य वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल द्वारा निर्धारित कार्यावधि तक नियुक्त किया जाता है, किंतु वह पुनर्नियुक्त के लिए पास होगा। यह प्रावधान है कि वह अपनी कार्यावधि पूर्ण होने से पहले त्यागपत्र दे सकता है, वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपेगा। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि नियुक्ति से जब राज्यपाल इनको नियुक्त करेगा तो उसके 5 वर्ष तक ये लोग रह सकते हैं। ठीक है, इसके पहले भी वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और जो राज्य वित्त आयोग के सदस्य हैं ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि राज्यपाल जो सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र किसको, अध्यक्ष को सौंपेंगे, ये गलती हो सकती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए फिर से कि राज्य वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल द्वारा निर्धारित कार्यावधि तक नियुक्त किया जाता है, किंतु वह पुनर्नियुक्त के लिए पात्र होगा। यानी कि अगर एक बार नियुक्त हो चुका है फिर से वो नियुक्त हो सकता है। और यह प्रावधान है कि वह अपनी, यानी कि सदस्यों की ही बात कर रहा है, वह अपनी कार्यावधि पूर्ण होने से पहले अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपेगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, त्यागपत्र की शर्तों के आधार पर अगर हम बात करें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य वित्त आयोग को अपनी पूर्णकालिक अथवा अल्पकालिक सेवा प्रदान कर सकते हैं। राज्यपाल प्रत्येक मामले में निर्देश देगा और उन्हें राज्य सरकार की आज्ञा के अनुसार शुल्क और वेतन भत्ते दिए जाएंगे। तो ये हमने अभी तक देखिए जो राज्य वित्त आयोग से प्रमुख संबंधित फैक्ट हो सकते हैं या इससे संबंधित जानकारी हो सकती है, इसको हमने देख लिया है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो आप सभी लोग, जो एप्लीकेशन का लिंक है इसको मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, उसको आप सभी लोग चेक कर लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ई बुक वगैरह कंप्लीट जो ई बुक है वो आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, अब हम देखते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश का 5वां राज्य वित्त आयोग है, उत्तर प्रदेश का 5वां राज्य वित्त आयोग, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सीधे हम आपको ऑफिशियल डेटा पे ले चलेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो उत्तर प्रदेश का जो 5वां राज्य वित्त आयोग है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से 3 से 4 फैक्ट आपको और एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे।
तो ये आपका उत्तर प्रदेश का 5वां राज्य वित्त आयोग से संबंधित एक बोल सकते हैं कि क्या है, पीडीएफ फाइल मुझे मिला है, ठीक है। और इस पीडीएफ फाइल में बहुत सारी जानकारी दी गई है जो कि 5वें राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। तो इस पीडीएफ फाइल को हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए प्रेषक कौन है, तो मनोज कुमार सिंह है, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है। और इन्होंने भेजा है निदेशक पंचायती राज और समस्त जिलाधिकारियों को जो कि जिले से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विषय क्या है, विषय है कि 5वां राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों के निर्धारण विषयक। कहने का मतलब यह है कि राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो ग्राम पंचायतों में वितरित करने के लिए पैसा इकट्ठा किया गया है, वो पैसा कैसे कैसे बांटा जाएगा उसके संदर्भ में ये पीडीएफ है। अब ये पीडीएफ में आपको एग्जैक्ट यहाँ पे जो भाषा है वो थोड़ा सा कठिन करके लिख रखा है, और जो यहाँ पे आपको व्यू दिख रहा है, कहने का मतलब है जो कैरेक्टर दिख रहा है, अक्षर दिख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको कुछ खराब से दिख रहे होंगे। तो मेरी कोशिश ये होगी कि इसका मैं हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, आपको प्रोवाइड कराऊं, या फिर जो आपका पब्लिक ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 3 से 4 फैक्ट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 3 से 4 फैक्ट ही आपके अगर परीक्षा में पूछ लेता है घुमा के, तो वो तभी आप कर पाएंगे जब आप इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि महोदय उपर्युक्त विषयक मुझे आपसे कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 5वां राज्य वित्त आयोग की कतिपय संस्तुतियों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतः राज्य वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपभोग के संबंध में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। अब हम देखते हैं जो कि आपको पढ़ना है। देखिए पंचायती राज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूला 2.1, ये दूसरा पॉइंट है और पॉइंट नंबर 2.1 है, ठीक है। 5वां राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन 90% जनसंख्या, जो कि जनसंख्या 2011 के अनुसार है, ठीक है। जैसा कि हमने पीडीएफ में भी पढ़ा था कि 90% जनसंख्या के आधार पर विभाजन होगा जो पैसा आया है, और 10% क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किया जाएगा, और ये जनपदवार होता है, ठीक है। मतलब जनपदवार, हर एक जनपद का 90% जनसंख्या और हर एक जनपद का 90% क्षेत्रफल, उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य 15-15-17 के अनुपात में किया जाएगा। इसको भी हमने अभी जस्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ई बुक में कि 15:15:70, यानी कि ये जिला पंचायत का होगा, ये क्षेत्र पंचायत का होगा और ये ग्राम पंचायत का होगा। इस अनुपात में जो पैसा है वो वितरित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है जनपद स्तर पर, ठीक है, ध्यान रखना, जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बंटवारा जनपद की ग्राम पंचायतों के मध्य 90-10 के सिद्धांत पर 90% कुल जनसंख्या तथा 10% अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के भार को देखते हुए किया जाएगा। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। और आपकी परीक्षा में अगर क्वेश्चन घुमा के पूछना होगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। ध्यान रखना कि जनपद स्तर पर, ठीक है, एक जनपद है उसके स्तर पर ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध संक्रमित धनराशि का बंटवारा जनपद की, मतलब उस जिले की ग्राम पंचायतों के मध्य 90-10 के सिद्धांत पर किया जाएगा, ठीक है। उस जिले की जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें 90-10 के सिद्धांत पर किया जाएगा, जिसमें 90% कुल जनसंख्या और 10% अनुसूचित जनजाति। कहने का मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे करके, ये समझ लो जनपद हो गया और इस जनपद में ये ग्राम पंचायतें हो गई, ठीक है। ये ग्राम पंचायतें, ढेर सारी ग्राम पंचायतें हो गई। अब इन ग्राम पंचायतों में क्या होगा, एक सामान्य वर्ग होगा और दूसरा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग होगा। तो जो पैसा आएगा, ग्राम पंचायतों की बात हो रही है, ध्यान रखना, जनपद स्तर पर सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायतों की बात हो रही है। इन ग्राम पंचायतों में जो पैसा आएगा उसका वितरण अगर हम जनसंख्या के आधार पर करते हैं, क्षेत्र के आधार पे आप भूल जाइए, जो 90% जनसंख्या आपने ऊपर पढ़ा था उसमें अगर हम पैसों को वितरित करते हैं तो उस 90% में अगेन जो पैसा होगा टोटल उसका 90% यहाँ पे वितरित किया जाएगा। बाकी 10% जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उसको अधिभार मिलेगा, ठीक है, यानी कि उनको थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज मिलेगा, ऐसा आप बोल सकते हो। तो जो अधिभार है
जनजाति और अनुसूचित जनजाति का ग्राम पंचायतों के बीच में वो 10% है, ये आप याद रखेंगे। ऐसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों के मध्य विभाजित होने वाले पैसे या शुल्क को अगर हम अनुसूचित जनजाति के आधार पर देखते हैं तो उनको कितना अधिभार मिलता है, तो 10% अधिभार मिलता है, ऐसे आप याद रखेंगे। सेम ऐसे ही आप क्षेत्र पंचायतों के मध्य भी देखेंगे, ठीक है, और जिला पंचायतों के बीच देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अब जनपद स्तर पर सेम चीज़ क्षेत्र पंचायतों में भी देख लेंगे। क्षेत्र पंचायतों में भी जो अधिभार आएगा, ठीक है, वो 10% ज़्यादा आएगा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। और जिला स्तर की अगर हम बात करते हैं, जो प्रत्येक जिले को पैसा वितरित किया जाता है, अब उस जिले में रह रहे अनुसूचित जनजाति और जाति का विवरण जो है जब जाएगा राज्य वित्त आयोग के पास, तो उस जिले में जितने लोग रह रहे होंगे उसके बेसिस पर उनको अधिभार मिलेगा। यही कहने का मतलब है इन तीनों पॉइंट का। तो देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग समझेंगे तो यहाँ पे जस्ट अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिभार के बारे में बातचीत किया जा रहा है, ठीक है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों के बीच, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। इसको मैं डाल दूंगा, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हेतु धनराशि का निर्धारण, तो ये आप याद रखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान है, जैसे लखनऊ में है, ठीक है, तो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहने का मतलब है जो पंचायती राज से रिलेटेड जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं उसके बारे में भी कुछ, उसके लिए भी कुछ धनराशि आवंटित की जाती है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन, प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण, अध्ययन, भ्रमण, शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय के लिए ग्रामीण निकायों हेतु प्रतिवर्ष संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से राज्य स्तर पर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हेतु 0.15% धनराशि मानाकृत की जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बस आप इतना समझें कि जो राज्य प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है, जो राज्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान है, उसमें जो कर शुल्क इकट्ठा किया गया है या जो भी फंड आवंटित किया जाना है, उस पूरे टोटल फंड का 0.15% राज्य प्रशिक्षण संस्थान को मानाकृत किया जाएगा। यही आपको याद रखना है कि प्रशिक्षण संस्थानों को कितना पैसा जाएगा, तो 0.15% पैसा प्रशिक्षण संस्थानों को जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको अभी तक कोई पढ़ाया नहीं होगा या फिर आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। कोई ही ऐसा होगा जिसने आपको पढ़ाया होगा, बाकी जो ऐसे है ना वो निकल जाएंगे ऊपर से पढ़ा के। बाकी ये सारी चीज़ें डिटेल की बातें होती हैं, इनको आप पढ़ के जाइए कि प्रशिक्षण संस्थानों को इतना पैसा जाता है। जो राज्य वित्त आयोग का टोटल बजट होता है उसका 0.15% ये प्रशिक्षण संस्थानों को जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो धनराशि है ये कहाँ कहाँ खर्च की जाएंगी, इसको आप ऐसे ही देख लीजिए, बहुत इजी है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो शासकीय भवन का रखरखाव में जाती है धनराशि, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने में जाती है, खुले में शौच मुक्त करने में जाती है, ठीक है। शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के विद्युत, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है शासकीय भवन, ठीक है, शासकीय कॉलेज, ठीक है, शासकीय स्कूल जो होते हैं, और एक होता है जो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत भवन होता है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो शासकीय स्कूल होते हैं इसका बजट राज्य वित्त आयोग उठाता है, ठीक है। जो शासकीय स्कूल होते हैं इसका बजट राज्य वित्त आयोग उठाता है, और पंचायत भवन का जो बजट है वो केंद्र वित्त आयोग से आता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि शासकीय स्कूल का जो अधिभार बजट है वो राज्य वित्त आयोग, और पंचायत भवन का जो बजट है वो केंद्र वित्त आयोग उठाता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से किया जाता है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया है, इसको यहाँ पे डिटेल में आप लोग देख लीजिए। कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय शासकीय विद्यालयों में, यानी कि ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में जो अवस्थापना है, यानी कि किसी भी स्कूल की स्थापना है, उसका जो बजट है वो केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग दोनों उठाते हैं, ठीक है। शासकीय स्कूल है, उसका जो बजट है वो राज्य और केंद्र दोनों उठाएंगे। चूंकि केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि पंचायत घर के निर्माण पर केंद्रित की जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चूंकि केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि पंचायत घर के निर्माण पर केंद्रित की जाती है, इसलिए राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जो धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है उससे स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण विकास को वरीयता दी जाएगी। कहने का मतलब यह है, जो मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया,
कि केंद्र वित्त आयोग का जो बजट है उसका फोकस पंचायती राज भवन के निर्माण पर होता है और जो राज्य वित्त आयोग का बजट है वो स्कूलों के विकास पर होता है। ठीक है, यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय विद्यालयों में मनरेगा योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण, बाउंड्री वॉल का निर्माण, वृक्षारोपण, खेलकूद के मैदान का विकास कार्य अनुमन्य है। यानी कि जो शासकीय स्कूल हैं उसमें मनरेगा का भी योगदान है, मनरेगा का भी जो फंड है वो इसमें लगता है। शौचालय निर्माण, बाउंड्री वॉल का निर्माण, वृक्षारोपण, खेलकूद के मैदान आदि को सुधार करने के लिए मनरेगा के द्वारा भी यहाँ पे कार्य कराया जाता है। उक्त कार्यों के साथ साथ ग्राम पंचायतें पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 की धारा 15 में उल्लिखित कार्यों को भी आवश्यकता अनुसार करेंगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सब कार्यों को करते हुए, अब ये सब राज्य वित्त आयोग की बात हो रही है। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग की बात हो रही है। यहाँ पे देखो स्पष्ट एक लाइन लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती हैं, यहीं से प्रश्न बनता है। तो लोग पूछते हैं कि यहीं से प्रश्न क्यों पूछ लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि उक्त कार्यों के साथ साथ ग्राम पंचायतें पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4, यानी कि एक दृष्टि से देखा जाए तो अध्याय 4 यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है राज्य वित्त आयोग के लिए। ठीक है, और धारा 15 भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है राज्य वित्त आयोग टॉपिक के लिए। ठीक है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग के ऑफिशियल पीडीएफ में 1947 के अध्याय 4 का उल्लेख किया गया है, धारा 15 का उल्लेख किया गया है, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग अध्याय 4 को देख लेते हैं और धारा 15 को देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में है क्या। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो अध्याय 4 में लिखा गया है, इसका नाम है ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य एवं प्रशासन। तो ये अध्याय 4 का नाम है, महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा में ऐसे ऐसे घुमा के प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो अध्याय 4 में ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य और प्रशासन है। और जो धारा 15 की बात की गई है राज्य वित्त आयोग के ऑफिशियल पीडीएफ में, वो धारा 15 यही है जिसमें कई सारे यहाँ पे सब पार्ट हैं। जैसे धारा 15 क्या बोल रहा है कि राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायतें निम्न कार्य संपादित करेंगी। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और ये राज्य वित्त आयोग इसी के लिए फंड एलोकेट करता है। कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि विकास चकबंदी, लघु सिंचाई विभाग, पशु पालन, डेयरी और मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 30 पॉइंट्स हैं इसमें, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव टोटल। ठीक है, यानी कि धारा 15 में टोटल 30 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को मिस कर रखा है। ठीक है, तो इससे आप लोग घबराए नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपने देख लिया धारा 15। आते हैं अपने पॉइंट पे। तो 1947 के अधिनियम अध्याय 4 की धारा 15 के में उल्लेखित कार्यों को भी करेगा, उसके लिए भी फंड आता है। ठीक है, अब देखते हैं 5वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है। क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो क्षेत्र पंचायत, ठीक है, यानी कि समझ रहे हैं आपको जो मिडिल लेवल है, क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उक्त कार्य का संपूर्ण दायित्व सचिव क्षेत्र पंचायत का होगा। क्षेत्र पंचायतों द्वारा कार्यों का अनुमोदन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। यानी कि जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतें हैं 1984। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस अधिनियम को पढ़ाने की बात कर रहे थे, तो मैं जल्द से जल्द ये जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम है इसको मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहें, कंप्लीट कराया जाएगा जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का जो संपूर्ण अधिनियम है, धाराएं हैं, एक एक धाराओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा विलंब हुआ है कुछ कारणों के कारण, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि पुनः एक बार बाउंस बैक करते हुए जो भी आपके टॉपिक्स रह गए हैं उनको एक बार देख लिया जाए। इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस या फिर अन्य मुद्दे पे, अन्य टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, देखिए, जिला पंचायतें पंचम राज्य वित्त आयोग संस्तुतियों के अंतर्गत अंतरित धनराशि को अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि पर खर्च कर सकेंगी। केंद्रीय संक्रामक वर्ग जो भी है, अब जिला पंचायतें जो भी हैं, मतलब जितनी भी जिला पंचायतें हैं वो पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुसार बताया गया है कि उन्हीं में से जो खर्च होगा वो एक्स्ट्रा नहीं लेंगी, वो कर्मचारियों वेतन जो पेंशन आदि होता है वो उनको देंगी। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसमें चीज़ें साफ नहीं दिख रही हैं। केंद्रीय निवृत्त, मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है इसमें। धनराशि का 1% पंचायत राशि का 5% जनसंख्या संपत्ति का रखा होगा। देखिए, दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो जिला पंचायतों में कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, ठीक है,
उसका पैसा, पेंशन, वेतन, बकाया, इन सब पे जिला पंचायतों के लिए अंतरित धनराशि का 1% खर्च किया जाएगा। ठीक है, जो भी जिला पंचायतों के लिए पैसा आ रहा है उसका 1% जो है इनके कर्मचारियों के ऊपर खर्च किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ। अब यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, 1.0 लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है, ये डेटा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे दिख रहा हूँ, एक मुझे दिख रहा है तो मैंने एक बोल दिया है। ठीक है, बाकी आप लोग स्पष्ट कर लेना, क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा है, अभी मैंने और कहीं इन चीज़ों को देखा नहीं है, तो इसको आप लोग स्पष्ट कर लेना। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला पंचायतें संक्रमित धनराशि का न्यूनतम 5% धनराशि अपनी संपत्तियों के रखरखाव पर खर्च करेंगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो जिला पंचायतें हैं वो 5% संपत्ति जो है वो धनराशि अपने संपत्तियों के रखरखाव पे खर्च करेंगी। नवसृजित जिला पंचायतें जहां पर कार्यकाल भवन अभी उपलब्ध नहीं है, शासन की स्वीकृति के उपरांत कार्यालय उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब व्यय इनके लिए आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 2 पॉइंट इस लाइन में देखने को मिल रहा है मुझे। एक तो इनका जो वेतन है कर्मचारियों का पेंशन वगैरह है, वहाँ पे यहाँ पे ये डेटा 1% दिख रहा है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला कि जो जिला पंचायत है वो अपने कर्मचारियों के पेंशन, वेतन, बकाया आदि के लिए 1%, इसको आप लोग चेक करने के लिए मैंने आपको बोला है। और दूसरा, जो जिला पंचायतें हैं वो संक्रमित धनराशि का न्यूनतम 5% धनराशि अपनी संपत्तियों के रखरखाव एवं सृजन पर खर्च करेंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, पंचायतें अपने स्वामित्व वाले गो आश्रय स्थलों के विकास व संचालन हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय राज्य वित्त आयोग के धनराशि से करेंगी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि जो पंचायतें यहाँ पे गो आश्रय स्थलों का वर्णन हुआ है, यानी कि कुछ तो महत्वपूर्ण होगा ही, तो गो आश्रय स्थलों के विकास व संचालन हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से करेंगी। ठीक है, जो पंचायतें हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को संपन्न एवं सुविधाएं, जो पदाधिकारी हैं पंचायती राज व्यवस्था के, इनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती पदाधिकारियों को सुविधाएं प्रदान किए जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की धनराशि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत क्रमशः गाँव निधि, क्षेत्र निधि तथा जिला निधि में जमा धनराशि, जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी शामिल है, मतलब जिसमें यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, जिसमें ये चीज़ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो PFMS होता है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे ग्रामीण निकाय हो गया, मेकर, चेकर, अप्रूवर। तो इसका मतलब क्या, इस टेबल में क्या दिख रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ग्रामीण निकाय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें आती हैं। ग्रामीण निकाय के जो पदाधिकारी है, कर्मचारी है, इनको वेतन कैसे मिलता है, तो वेतन यहाँ पे लिखा हुआ मेकर, चेकर, अप्रूवर। ठीक है, तो मेकर मतलब बनाने वाला होता है, चेकर मतलब चेक करने वाला होता है, और अप्रूवर का मतलब होता है अप्रूव करने वाला। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत में मेकर, यानी कि ग्राम पंचायतों के लिए जो वेतन मान आदि होगा, इसके मेकर में कौन है, तो ग्राम पंचायत सचिव यानी कि VDO हैं। ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। चेकर यानी कि चेक कौन करेगा, तो ग्राम पंचायत और प्रधान चेक करने वाले हैं। अप्रूव कौन करेगा, तो सहायक विकास अधिकारी ये अप्रूव करेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्षेत्र पंचायत में मेकर होगा, खंड विकास अधिकारी जिसको हम लोग VDO बोल देते हैं, BDO बोल देते हैं। चेकर होगा यहाँ पे क्षेत्र पंचायत प्रमुख, और यहाँ पे अप्रूवर होगा मुख्य विकास अधिकारी CHO। ठीक है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि CDO। ठीक है, इसके बाद में नीचे है जिला पंचायत में जो मेकर होंगे वो अपर मुख्य अधिकारी होंगे, चेकर होंगे अध्यक्ष या फिर जिला पंचायत। इसके बाद में जो अप्रूवर होंगे वो निदेशक पंचायती राज मंत्रालय। यानी कहने का मतलब है जो वेतन मान होगा इसके बारे में बताया गया है। इनके वेतन में मेकर, चेकर और अप्रूवर कौन होगा, कौन सी भूमिका निभा रहा है, इसके बारे में इस टेबल में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट किया जाना है कि PFMS की व्यवस्था धनराशि के अंतरण के लिए ही है और वित्तीय तकनीक व प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के उपरांत ही PFMS से धनराशि अनंतरित की जाएगी। यह धनराशि खाता ग्राम निधि 6 में रखा गया है। जैसे ग्राम निधि है, ग्राम निधि में कोई ऐसा नहीं कोई एक ही अकाउंट होता है, ग्राम निधि में भी कई सारे अकाउंट होते हैं। खाता नंबर 1 होता है, इसमें अलग कार्य के लिए पैसा आता है। खाता नंबर 2 होता है, इसमें अलग कार्य के लिए पैसा आता है। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह धनराशि ग्राम निधि 6 में रखी जाएगी।
चूंकि 15वें वित्त आयोग के लिए पृथक खाता खोला गया है, अतः अभी 15वां वित्त आयोग सेंट्रल की बात कर रहा है, केंद्रीय वित्त आयोग की बात कर रहा है, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के लिए अलग खाता खोला गया है, अतः यह खाता केंद्र वित्त आयोग की धनराशि व्यय हो जाने के उपरांत धन राज्य वित्त आयोग के लिए संचालित होगी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो यहाँ से थी और यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। लास्ट पॉइंट याद रखना कि ये आपको चेक करना है कि जिला पंचायत में जो कर्मचारी का वेतन वगैरह होगा ये 1% या कुछ और है, बाकी जिला पंचायतें अपनी धनराशि का न्यूनतम 5% संपत्तियों के रखरखाव पर खर्च करेंगी, ये भी आपको याद रखना है। यहीं तक ये टॉपिक है। यहाँ पे आपका जो राज्य वित्त आयोग है इससे संबंधित जो कंप्लीट टॉपिक है ये समाप्त होता है। इसके बाद में हम लोग केंद्रीय वित्त आयोग पे आएंगे और इसके बाद में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से संबंधित जो आपका अधिनियम है उसको भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जल्द से जल्द हम लोग एक प्रैक्टिस सेट भी लाने वाले हैं जो कि यूट्यूब पर लाइव होगा। आप लोग लाइव जुड़िएगा और उसमें हम लोग लाइव क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट टू हाई रखा जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।